नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग को मालूम होगा, इसके पहले हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा था धातु और अधातु के बारे में, आज इसके बाद 11वां पाठ देखेंगे। ये 11वां पाठ जो है आपको पहला भाग है मानव शरीर और अंग संस्थान के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि जो सजीव हैं, चाहे कोई भी सजीव ले लीजिए, चाहे वनस्पति ले लीजिए, चाहे प्राणी ले लीजिए, इन सबकी जो निर्मित है कोशिका से हुई है। जैसे आप लोग मालूम है, किताब पढ़ते हैं तो किताब के अंदर जो लिखा रहता है इसकी भी एक उत्पत्ति होती है। हम लोग सबसे पहले अक्षर सीखते हैं, अक्षर के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद आप लोग को मालूम होगा कि पूरा वाक्य आता है, और वाक्य के बाद आपको मालूम होगा एक पैराग्राफ आता है। अब उसके बाद क्या होगा, एक पूरा प्रकरण आता है। पैराग्राफ के बाद प्रकरण आता है, मतलब पूरा एक पाठ आता है। और जब बहुत सारे पाठ जो है कि एक साथ जुड़ जाते हैं तब एक किताब की निर्मित होती है। ठीक वही है कि सजीवों का है कि सजीवों की अभी अगर उत्पत्ति की बात करें तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले कोशिका की निर्मित हुई। जब कोशिकाएँ जो है समूह में जो है कि मिल जाती हैं तब जो है कि ऊतक बन जाते हैं, और जब बहुत सारे ऊतक समूह में मिलकर कार्य करते हैं तब एक अंग की निर्मित होती है, एक अंग। और जब बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तब क्या होता है, एक संस्थान बनता है। और इसी तरह से जब बहुत सारे संस्थान एक साथ मिल जाते हैं तो एक शरीर की रचना होती है। चाहे मानवीय शरीर ले लीजिए, चाहे कोई जानवर का शरीर ले लीजिए, मतलब एक शरीर बन जाता है जब बहुत सारे संस्थान बनते हैं। तो इस प्रकार जो है कि अर्थात जो है कि सजीवों का अस्तित्व हुआ है। अब इसके बाद आपको इस पाठ में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि थोड़ा याद करो। आपको पहला प्रश्न है, अंग और अंग संस्थान किससे बने होते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया कि अंग और अंग संस्थान कैसे बने। मैंने अभी आपको बताया कि जो अंग की निर्मित हुई है, आपको मैंने बताया कि कोशिका, ऊतक, तब जाके जो है कि अंग बनता है ना। कोशिका बना, फिर ऊतक बना, फिर अंग बना, अब उसके बाद क्या है, संस्थान। तो ये इसका उत्तर है। दूसरा आपको दिया गया है कि मानव शरीर में कौन कौन से अंग संस्थान हैं। आपको मैंने बताया कि मानव शरीर में बहुत सारे अंग संस्थान हैं, तब जाके एक सजीव की शरीर की निर्मित होती है। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि एक श्वसन संस्थान का नाम सुना होगा आप। श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, प्रजनन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, मतलब बहुत सारे संस्थान हैं। इन सारे संस्थानों को मिलाकर एक शरीर की रचना हुई है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पाठ के अंदर हम लोग एक एक संस्थान के बारे में देखेंगे कि उसके कार्य और उसकी किस तरह से जो है कि वो अपनी जो है कि प्रक्रियाएँ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया है कि मानव शरीर की सभी जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की निर्मित और कोशिका में होती है, जिसके लिए कोशिका को घुलनशील अन्य घटक और ऑक्सीजन की आपूर्ति पड़ती है। यह कार्य श्वसन संस्थान तथा रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया आगे 3 चरणों में है। इसको देखने से पहले हम लोग जुड़ा प्रश्न के विचार करेंगे। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पहला प्रश्न है कि जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब हमारे शरीर में कौन से कार्य चल रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा, जब हम खूब गहरी नींद में सोए रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं वो कार्यशील होते हैं। अगर ये अंग अगर कार्य करना बंद कर दिए मेरे प्यारे बच्चों तो सजीवों की मृत्यु हो जाए। ये भूल कर भी कोई जो है कि कार्य बंद नहीं होता है। जैसे अभी आप सोच लीजिए, हमारी जो श्वसन क्रिया है यह निरंतर चलते रहती है। हम जागते रहेंगे तो भी, सोते रहेंगे तो भी, कुछ करते रहेंगे तो भी, अपने आप ही क्रियाएँ चलते रहती हैं, घटित होते रहती हैं। अगर आपको देखना है तो आप थोड़े समय तक अपने नाक को बंद कर लीजिए, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे घुटन महसूस होने लगेगी। सोचिए, थोड़े समय के लिए बंद करने पे इसमें जो है कि घुटन होने लगती है, अगर बंद हो गई तो क्या होगा आप सोचिए। तो ये क्रियाएँ हमेशा निरंतर चलती रही। उसी प्रकार से हमारे जो कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। अब खाने के बाद जो है
इन सारी चीज़ों का जो है कि पाचन अपने आप होते रहते हैं, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, वो क्रियाएं अपने आप घटित होते रहेंगी, पाचन क्रिया होती रहती है। यह भी मतलब कि निरंतर चलते रहते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में जो नाड़ी संस्थान है, अर्थात जो कि रक्त परिसंचरण जिसको बात करें, तो रक्त परिसंचरण संस्थान हमारा जो हृदय है हमेशा जो है कि स्पंज करते रहता है, हमेशा जो है वो चलते रहेगा। अर्थात उसमें जो है कि शिथिलन और प्रकुंचन ये दोनों क्रियाएं जो है कि चलते रहती है, घटित होते रहती हैं, और जिसके कारण हमारा रक्त जो है कि हमारे शरीर में क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। अगर ये बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाए। इसलिए ये सारी क्रियाएं निरंतर चलते रहती हैं, चाहे हम सोते रहें, चाहे बैठते रहें, चाहे जागते रहें, चाहे भागते रहें, कुछ भी करें, ये क्रियाएं अपने आप घटित होती हैं, इसमें हमारा कोई बस नहीं होता है। इसीलिए ऐसी क्रियाओं को हम लोग अनैच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी क्रियाएं हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से गाड़ी चलती है, आप लोग देखिए, चाहे 4 व्हीलर ले लीजिए, चाहे 2 व्हीलर ले लो, चाहे कोई भी गाड़ी ले लीजिए, यंत्र ले लीजिए, जब तक आप उसके अंदर तेल नहीं डालोगे तब तक जो है कि वह गाड़ी चलेगी नहीं। वह गाड़ी के अंदर जब तक तेल रहेगा तब तक वह वाहन चलेगा। वाहन के अंदर तेल खत्म हुआ तो अपने आप रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो तेल है, जब उस तेल का ज्वलन होता है तब ऊर्जा निर्मित होती है, और उस ऊर्जा के कारण जो है वाहन क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी, हमारे शरीर को भी ऊर्जा चाहिए। अब उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। यह भोजन जो है हमारे शरीर के पाचन संस्थान में पहुंचता है, अर्थात हमारी पाचन क्रिया में पहुंचता है, और वहाँ पर उसका पाचन होता है। पाचन क्रिया के उपरांत उसका जो है कि छोटे छोटे घुलनशील घटकों में, अर्थात जिसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं, उसमें रूपांतरित हो जाता है। और यह पोषक तत्व हमारे जो है कि रक्त में मिश्रित होकर जो है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, और वहाँ पर जाकर कोशिका में क्या होते हैं, ऊर्जा की निर्मित होती है और हम कार्यशील होते हैं। तो ये सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से जो है कि करने के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थान इसके अंदर कार्य करते हैं। एक है श्वसन संस्थान और दूसरा है रक्त परिसंचरण संस्थान। क्योंकि श्वसन क्रिया के द्वारा जो ली हुई जो ऑक्सीजन होती है, इस ग्लूकोज के साथ मिलकर जो है कि ऊर्जा की निर्मित करती है, और ऊर्जा निर्मित होने के बाद आपको मालूम होगा कि जो कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की निर्मित होती है, और जो हमारे शरीर के लिए घातक, और इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो हम लोग श्वसन संस्थान के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है श्वसन संस्थान के लिए कि श्वसन संस्थान जो होता है कि श्वसन की प्रक्रिया जो है कि बेटा 3 चरणों में होती है। पहला चरण इसका क्या है, बहिः श्वसन या बाह्य श्वसन। दूसरा है अंतः श्वसन, और लास्ट है कोशिका श्वसन। ये 3 चरण हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला बहिः श्वसन या बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 भागों में होती है, एक है निश्वास और दूसरा है उच्छ्वास। अब निश्वास क्या होता है कि नाक के द्वारा हवा अंदर ली जाती है, जहाँ से वह श्वसन नलिका द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्वास। अर्थात नाक के द्वारा हम हवा को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं ना भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाक द्वारा हवा को अंदर लेते हैं, और अंदर लेने के बाद यह हवा जो है कि कहाँ पहुँचती है, हमारे फेफड़े में पहुँचाई जाती है। यह क्रिया किसके द्वारा होती है, नाक द्वारा घटित होती है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निःश्वास। और दूसरा आपको दिया है उच्छ्वास। अब उच्छ्वास क्या होता है, देखिए फेफड़ों में ली हुई हवा की ऑक्सीजन रक्त में जाती है, और रक्त शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचता है, और वो हवा उच्छ्वास द्वारा बाहर फेंकी जाती है। इन दोनों क्रियाओं को एकत्रित रूप से बहिश्वास करते हैं। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि निश्वास जो है कि नाक द्वारा जो है कि वह हवा जो है कि शरीर के अंदर ले जाए और फेफड़े में पहुँचाएंगे। अब जब ये हवा फेफड़े में पहुँचती है
तो फेफड़े में पहुंचने के बाद इसमें से जो ऑक्सीजन होती है वह रक्त में मिश्रित हो जाती है और जो है कि विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। और विभिन्न भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वापस रक्त द्वारा कहाँ आती है? फेफड़ों में आती है और फेफड़ों द्वारा जो है कि उसे वापस जो है कि नाक द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। और जब दोनों क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं तब हम लोग क्या करते हैं? इसको श्वासोच्छ्वास, मतलब इसमें सांस लेना और सांस छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित रूप से घटित होती हैं जिसको हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं और दूसरा आपको दिया है बहिश्वासन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारा जो कि पहला जो कि टप्पा जिसको हम लोग बोलते हैं बहिश्वसन या वायु शोषण। अब दूसरा शोषण क्रिया जो होती है जो घटित होती है उसको हम अंतः शोषण कहते हैं। अब अंतः शोषण हम लोग देखेंगे क्या होता है कि शरीर की सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को अंतः शोषण कहते हैं। आप सोचिए जो है शरीर की जितनी सारी कोशिकाएं हैं और रक्त में होने वाले जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा ये रक्त ही है जो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करता है। कहाँ पे करता है? कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर जो है कि ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कोशिका से कहाँ पे आती है? हमारे रक्त में आती है। तो ये दोनों क्रियाएं जो है कि जो वहीं पे घटित होती है रक्त द्वारा, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतः शोषण करते हैं। और रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाते हैं तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में आके मिलती है। ये दोनों क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः शोषण करते हैं, मतलब हमारे शरीर के आंतरिक भागों में से क्रियाएं घटित होती हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग अंतः शोषण करते हैं। आप लोग को एकदम अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इस क्रिया को करने में हमारा रक्त परिसंचरण जो है कि महत्वपूर्ण है और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं और हमारा जो है कि रक्त परिसंचरण संस्थान, ये दो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अर्थात हमारे रक्त में से जो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचती है? कोशिका में पहुँचती है और कोशिका द्वारा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में पहुँचती है। इस क्रिया को हम क्या करते हैं? अंतः शोषण के नाम से जानते हैं। अब यह अंतः शोषण के बाद अगला जो शोषण आता है आपका दिया है कोशिका शोषण। कि कोशिका शोषण क्या होता है? देखिए आप लोग, ऑक्सीजन के कारण कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील घटक का मंद ज्वलन होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यह निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इस क्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि जब जो हम लोग हवा को अंदर लेते हैं तो वो हवा हमारे कहाँ पहुँचती है? फेफड़े पहुँचती है। फेफड़े पहुँचने के बाद आपको मालूम होगा जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों द्वारा कोशिका में पहुँचाई जाती है। अब कोशिका में पहुँचाने के बाद जो ऑक्सीजन है वह कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है, जिसको मैंने बताया कि पोषक तत्व है, उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अर्थात इन दोनों का आपसी संयोग होता है और जिसके कारण एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और वह ऊर्जा के बाद और भी बहुत सारे पदार्थ तैयार होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, है ना, पानी जिसको बोलते हैं, इनकी निर्मित होती है और यह वापस जो है कि वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? हमारे रक्त द्वारा जो है कि वापस अपने उत्सर्जन संस्थान तक पहुँचाए जाते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका शोषण। मतलब ऑक्सीजन का जो है कि ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज का क्या होता है? मंद ज्वलन होता है। ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज का मंद ज्वलन होता है और मंद ज्वलन होकर जो है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी मुक्त होते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका शोषण कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शोषण संस्थान के बारे में बात हुई। अब हम लोग देखेंगे निश्चित रूप से जो है कि शोषण संस्थान होता क्या है। अब श्वसन संस्थान की अगर बात करें तो श्वसन संस्थान में सबसे पहला जो है कि नाक का समावेश होता है।
दूसरा ग्रसनी होती है, तीसरी श्वसन नलिका, चौथा फेफड़ा है, और इसके बाद जो है कि कोशिका पटल होता है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतने भागों का समावेश होता है। तो हम लोग देखेंगे कि नाक क्या करती है, श्वसन प्रक्रिया की और श्वसन संस्थान की शुरुआत नाक से होती है, और नाक में स्थित बालों और चिपचिपे पदार्थ की सहायता से हवा छनकर अंदर ले जाती है। आपको मालूम होगा बच्चों कि हमारे शरीर के, हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं और चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है कि बाहर से जो हवा आती है, तो हवा के साथ में बहुत सारे अशुद्धियाँ भी होती है, जैसे बहुत सारे धूल वगैरह होते हैं। तो ये धूल वगैरह और जो मान लो कि प्रदूषित पदार्थ हैं, ये हमारे नाक के बालों द्वारा और जो है कि चिपचिपे पदार्थों द्वारा अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं, और छन कर जो है कि हवा जो है कि हमारे नाक से अंदर जब पहुँचती है। जब नाक द्वारा शरीर के अंदर पहुँचती है तो दूसरा नंबर का आ जाता है ग्रसनी। ग्रसनी का समावेश होता है, और जब ग्रसनी में हवा पहुँचती है तो ग्रसनी से आहार नाल और श्वसन नलिका की शुरुआत होती है। मतलब आहार नाल और श्वसन नलिका, इस दोनों की जो है कि शुरुआत होती है, और श्वसन नलिका का आहार नाल के आगे होती है, और श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में एक ढक्कन होता है। आहार नाल में भोजन के कण जाते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे श्वसन नलिका में भोजन के कण प्रवेश नहीं करते, और अन्य समय श्वसन नलिका क्या होती है, खुली होती है। अब देखिए ग्रसनी अर्थात जो कि आहार नाल और श्वसन नलिका। आहार नाल के बाद आपको मालूम होगा श्वसन नलिका आती है आगे की तरफ, और यहाँ पे मालूम है श्वसन नलिका में एक ढक्कन होता है। ये ढक्कन का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व कार्य है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भोजन और जो है कि श्वसन क्रिया, ये दोनों जो है कि एक ही नलिका द्वारा जो है कि संपन्न होती है। अब ऐसे कंडीशन में अगर वो ढक्कन नहीं रहेगा, तब क्या होगा कि इन क्रियाओं को करने में जो है कि बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, यहाँ तक कि सजीवों की मृत्यु हो सकती है। देखेंगे आगे तो आपको मालूम होगा, जब हमारी श्वसन क्रिया जब चल रही होती है, तब वो जो कि ढक्कन क्या होता है, खुला है। और जब हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका मार्ग एक ही है, तब वो ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। वो ढक्कन बंद हो जाता है, और उसके बाद जब हमारा भोजन करके हो जाता है, तो वापस वो ढक्कन क्या होता है, खुला रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि कभी कभी हम लोग बोलते, खाते समय बोलने लगते हैं, तब क्या होता है, खाते समय जब बोलते हैं, तब वह कण जो होता है, भोजन का कण जो होता है, हमारे श्वसन नलिका में चले जाती है, और हमको खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, और वह कण नाक द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि खाते वक्त जो है कि हमको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके लिए मालूम है सजीवों की मृत्यु हो सकती है। अगला पॉइंट आता है आपको श्वसन नलिका। अब श्वसन नलिका क्या होती है कि श्वसन नलिका का शुरुआती हिस्सा स्वर यंत्र के कारण खुला हुआ होता है। वक्ष में श्वसन नलिका दो शाखाओं में विभाजित होती है, एक शाखा दाएं फेफड़े की ओर और दूसरी बाएं फेफड़े की ओर जाती है। अब देखिए श्वसन नलिका का जो शुरुआती हिस्सा आपको मालूम होगा वह स्वर यंत्र का है, अर्थात स्वर यंत्र के कारण ये आपको देखने में बच्चों ये फूला हुआ दिखाई देता है, और फूला होने के कारण यहाँ पे जो है कि इसका दो भागों में आगे जाकर जो है कि विभक्त होती है, एक जो है कि दाएं फेफड़े की ओर और दूसरा बाएं फेफड़े की ओर विभाजित होता है। यह श्वसन नलिका के अंतर्गत होता है, अर्थात दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े दोनों की तरफ जो है कि पहुँचती है। कौन? श्वसन नलिका यहाँ से आगे जाकर दो भागों में विभक्त होती है, दाएं फेफड़े की ओर और बाएं फेफड़े। इसके बाद अगला आता है इसका पॉइंट जो है फेफड़ा। ये फेफड़ा जो है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम होगा वक्ष की गुहा में हृदय के दाएं और बाएं भाग में एक एक फेफड़ा होता है। वक्ष की गुहा का जो बहुत सा हिस्सा है वो फेफड़े से घिरा होने के कारण हृदय का पृष्ठभाग उसके द्वारा क्या होता है, ढक जाता है। आपको मालूम होगा ये जो हमारा वक्ष गुहा, हमारा छाती जो दिख रहा है पिंजरा, इस छाती के पिंजरे में मतलब दो भागों में दाएं तरफ और बाएं तरफ ये दोनों तरफ एक एक फेफड़ा होता है, और इस फेफड़े के चारों तरफ बहुत सारे जो है कि भाग पाए जाते हैं, और यह वक्ष गुहा के एकदम आंतरिक भागों में एकदम ढका हुआ है, और इसके कारण इसको चारों तरफ से एक घेराव महसूस होता है, मतलब उसका एक पूरी तरह से एकदम पैक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक आवरण। अर्थात हमारा जो फेफड़ा है एकदम इस पिंजरे के द्वारा जो है कि ढका हुआ है, बहुत सारे जो है कि रीढ़ पाए जाते हैं इसके चारों।
फेफड़े जो होते हैं स्पंज की भांति प्रत्यास्थ होते हैं। फेफड़े छोटे छोटे कुप्पियों से बने होते हैं जिन्हें वायु कोश के नाम से जानते हैं। और इस फेफड़े की अगर आंतरिक भागों की रचना के बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी कुप्पियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो है कि गुब्बारे पाए जाते हैं। इस गुब्बारे के द्वारा जो है कि इसके अंदर हवा भरी होती है, अर्थात फेफड़े के अंदर इन वायु कोशों में हवा भरी होती है। हवा भरी होने के कारण आपको मालूम होगा कि वायु कोशों के चारों ओर कोश वाहिनियों का घना जाल होता है और वायु कोश का आवरण काफी झिरझिरा होता है। उसी प्रकार केश वाहिनियों का आवरण भी बहुत पतला होता है। इसे पतले आवरण के कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारी जो केश वाहिनियाँ होती है, मैंने बताया कि फेफड़े के चारों तरफ बहुत सारी केश वाहिनियों का जाल बिछा हुआ है। आपको मालूम होगा कि इन केश वाहिनियों में रक्त का प्रवाह होते रहता है ना, जिसके कारण जो है कि गैसों का आदान प्रदान, मतलब जो मैंने बताया था कि उसके अंदर फेफड़े में आई हुई जो ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त में मिल जाती है और वहाँ से जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़े में आ जाती है। इन दोनों क्रियाओं के कारण जो है कि इनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं, एकदम झिरझिरी होती हैं, वायु कोश की भी और हमारे केश वाहिनियों की भी, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो ये सारी बातें हम लोग जो है कि इस वीडियो में देखें। मैं आपको एक चित्र भी बताता हूँ इसके अंदर कि किस तरह से जो है कि इसका हमको प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम से। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये आपको मालूम है एक मानव शरीर का जो है कि काट है। इसमें देखिए यहाँ पे नाक है। अब यहाँ से जो है कि हवा क्या होती है, नाक द्वारा जो है कि इसके अंदर प्रवेश करती है और उसके आगे का जो भाग है देखिए ग्रसनी है और स्वर यंत्र है। ये दोनों भाग एक ही है, यहीं पे एकदम जुड़े हुए। अब स्वर यंत्र से जो है कि दो जो है आगे चढ़कर जो है कि श्वास नलिका की शुरुआत होती है और जो है कि दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े इन दोनों तरफ जो है कि ये पहुंचती है। तो ये फेफड़े की आकृति है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसे जो नीचे आपको दिया गया है ऐसे वायु कोश पाए जाते हैं। ये वायु कोश जो है कि एकदम गुब्बारे जैसे, अर्थात छोटी छोटी कुप्पियाँ होती हैं। इन कुप्पियों के अंदर हवा भरी होती है और यह दीवारें कैसी होती हैं, एकदम झिरझिरी होती हैं, एकदम पतली होती हैं। और झिरझिरी होने के कारण आपको मालूम होगा कि गैसों का आदान प्रदान, अर्थात इसके चारों तरफ बहुत सारे जो है कि केश वाहिनियाँ हैं और केश वाहिनियाँ और इन कुप्पियों के दीवारों के पास जो है कि गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, आसानी से होता है। ये वायु कोश है। और वायु कोश के बाहर की अगर बात करें, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो कोशिका पटल होता है, इस तरह से जो है कि पटल आपको दिखाई देगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये सारे भाग जो है कि हमारे श्वसन संस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो श्वसन संस्थान के बाद तो ये सारी कितनी सारी चीज़ें हम लोग जो है कि श्वसन संस्थान के अंतर्गत देखें, जिसमें हम लोग श्वास के बारे में देखें। श्वास के 3 भाग देखें, बहिःश्वसन, अंतर श्वसन और कोशिका श्वसन। और श्वसन संस्थान में जो है कि हम लोग जो है नाक का ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेफड़े और श्वास पटल देखेंगे। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे जो है कि चीज़ें इसके अंदर देखें मेरे प्यारे बच्चों। तो यही आपका गृह कार्य भी है कि श्वसन संस्थान के विभिन्न अंगों के नाम आपको एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए और उसके कार्य आपको लिखना है। और जो है कि शुक्रवार और शनिवार को अपनी वीडियो में इसको शेयर करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।